वीडियो को अपलोड कर देता हूँ गूगल ड्राइव में। और ये फ़ोल्डर है, इस फ़ोल्डर के ऊपर आप सबको एक्सेस है बेसिकली, है ना? तो आप लोग अपना जो भी क्लास का वीडियो है यहीं से आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है? ओके। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आई गेस हम सब कोई नए हैं आई आई ए एम सर्विस के लिए, है ना? हमें पता है क्या थोड़ा मोड़ा कि क्या होती है AWS की आई एम सर्विस, इसके बारे में कहीं सुना हो, कुछ पढ़ा हो, कोई भी? अरविंद, घनश्याम? I thought it related to login है, right? हाँ हाँ। लॉगिन और ये सिक्योरिटी रिलेटेड है। Uh, ठीक है। एड IAM इज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। हम्म इसमें क्या होता है कि चार पैरामीटर्स होते हैं। हम्म और जैसे हम कह सकते हैं यूजर, ग्रुप, परमिशन एंड रोल। हम्म जो जो किसी जैसे सपोज ग्रुप की बात करें तो जैसे हमारे ऑफिस में होता है एडमिन ग्रुप, IT ग्रुप, हम्म HR ग्रुप। तो उनका एक DL होता है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, पर्टिकुलर टीम पे क्या क्या रूल्स और क्या क्या पॉलिसी देनी है, कहाँ क्या एक्सेस वो कर सकते हैं, क्या नहीं। बेसिक थिंग IAM का यही है। ठीक है, वेरी गुड। इंद्रजीत, पंकज, कोई आइडिया? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में बेसिकली लेवल ऑफ एक्सेस डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है, किस यूजर को कितने लेवल तक का एक्सेस देना है हमें। ठीक है, परफेक्ट है। इंद्रजीत, कोई आइडिया, कुछ भी, कोई थॉट जो दिमाग में आ रही हो नाम सुन के कि क्या हो सकता है? एक सेंट्रलाइज कंट्रोल जैसे अकाउंट पूरा मतलब हैंडल करना एक तरह से, हम्म, उसको एक्सेस देना, मतलब सारे मैनेजमेंट का एक्सेस जो है ये उससे आईएम्स के थ्रू, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, किसी यूजर के ऑथेंटिकेशन वगैरह। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ना थोड़ा सा इसका AWS की सर्विसेज का ना हल्का सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, है ना? तो बेसिकली AWS अकाउंट में जब भी आप लॉग इन करोगे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ना एक डैशबोर्ड मिलेगा और वो EC2 का डैशबोर्ड मिलेगा। ठीक है, तो आपको हो सकता है कि जब आप लॉग इन करोगे तो आपको ये डैशबोर्ड दिखने को मिले, है ना? अगर आपको कोई भी सर्विस यूज़ करनी है तो आप यहाँ पे सर्विस टैब जो है ना, इस सर्विस टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको सर्विस की जितनी सर्विसेज है ना उस टोटल लिस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे शायद 180 प्लस सर्विसेज हैं, तो आपको जो भी सर्विसेज चाहिए होगी वो यहाँ से आप उसको सर्च भी कर सकते हो और उसको यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो IAM जो है वो मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी के अंदर में आता है। ये देखो ना, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस, है ना? तो इसके अंदर में वो आती है सर्विस। दैट मीन्स इसका मतलब ये होगा कि ये सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ है ना? हमें नहीं पता है लेकिन हमें ये दिख रहा है कि हाँ ये टैग जो है सिक्योरिटी आइडेंटिटी, दैट मीन्स सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ है। अच्छा, अरविंद, आप उसको म्यूट कर लोगे क्या? और घनश्याम, यस। थैंक्स। तो ये सिक्योरिटी रिलेटेड कोई सर्विस है जो कि सिक्योरिटी मैनेज करती है, इतना हमें ओवरव्यू पता चल गया यहाँ से इस लिस्ट को देख के। ठीक है, अभी दूसरी चीज़ थोड़ा सा और मैं बेसिक्स बता देता हूँ अकाउंट के बारे में। जब भी आप AWS अकाउंट में लॉगिन करोगे, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जो लॉगिन करते होंगे वो रूट यूज़र से लॉगिन करते होंगे, है ना? तो रूट यूज़र से लॉगिन नहीं करना है अपने अकाउंट में, क्योंकि AWS बोलता है कि अगर आप रूट यूजर से लॉगिन कर रहे हो अपने अकाउंट में तो वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है ना? तो हमें किस यूजर से करना चाहिए फिर लॉगिन, अगर रूट यूजर से नहीं करना चाहिए? तो AWS बोलता है कि आप एक काम करो, आपने एक चाइल्ड अकाउंट बना लो। चाइल्ड अकाउंट मीन्स आप मल्टीपल यूजर्स को ऐड कर सकते हो अपने अकाउंट में, है ना? और उसको डिफरेंट डिफरेंट परमिशंस दे सकते हो सर्विस लेवल पे, ताकि वो आपके अकाउंट में जाए और वो जो स्पेसिफिक उसके पास परमिशंस हैं, ठीक है, वही काम वो कर पाए, वही चीज़ वो यूज़ कर पाए, सब चीज़ें यूज़ नहीं कर पाए। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे इधर राइट साइड में जो बेल आइकन है, बेल आइकन के बगल में जब आप क्लिक करोगे, यू कैन सी आपको यूजर्स की डिटेल्स मिल जाएगी,
सारी, ये कौन से यूजर से मैं लॉगिन हूँ, है ना। अगर आप रूट से कर रहे होगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा रूट यूजर से लॉगिन हो आप, ठीक है। आपको अकाउंट का नंबर मिल जाएगा, कौन से अकाउंट में आप लॉगिन हो, ठीक है। और आपके अकाउंट के रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं अलग से, जैसे माय अकाउंट, बिलिंग डैशबोर्ड एंड अदर थिंग्स, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो जो बिलिंग डैशबोर्ड है, बिलिंग डैशबोर्ड सिर्फ और सिर्फ रूट एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन और बिलिंग के इन्फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो रूट्स एक्सेस कर सकता है। तो अभी जो मैंने यूज़र बनाया है एडमिन, इसके पास वो एक्सेस नहीं है ये चेक करने के लिए, ठीक है। एक और छोटा सा बेसिक्स है, रीजन। अच्छा, रीजन और अवेलेबिलिटी जोन, ये जो दो चीजें हैं ना, ये हम कैप्चर करेंगे, हम तब पढ़ेंगे जब हम EC2 में जाएंगे, जब हम नेक्स्ट मॉड्यूल पढ़ेंगे ना EC2, उस समय हम ये पढ़ेंगे रीजन और अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। रीजन इज बेसिकली एक जोग्राफिकल एरिया, कोई जोग्राफिकल एरिया जो होता है उसको रीजन बोला जाता है। जैसे यूरोप एक रीजन है ना। उसी तरह एशिया एक रीजन है, ठीक है। तो ये एक जोग्राफिकल एरिया है ना, हमारे अर्थ में जोग्राफिकल एरिया है। इस जोग्राफिकल एरिया को रीजन बोला जाता है, AWS ने उसको रीजन बोला है, ठीक है। उस पर्टिकुलर एरिया को रीजन बोला है। जैसे ये पूरा यूरोप जो है, ये पूरा यूरोप रीजन कहला गया, ठीक है। अब इस रीजन के अंदर में, मतलब एशिया के अंदर में, जैसे मान लो चाइना आ गया, ठीक है, सिंगापुर आ गया, जापान आ गया, है ना, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, इंडिया आ गया, श्रीलंका आ गया। ये जो कंट्रीज हैं, है ना, इस कंट्रीज में फिजिकली अवेलेबल डाटा सेंटर्स, ठीक है। फिजिकली अवेलेबल डाटा सेंटर्स का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि एक सेक्टर 140 नोएडा में कोई डाटा सेंटर है, तो वो फिजिकली अवेलेबल है ना। इंडिया के अंदर में नोएडा में सेक्टर 140 में एक डाटा सेंटर है जो कि अवेलेबल है। दैट मीन्स वो फिजिकल अवेलेबल डाटा सेंटर हो गया। तो जो फिजिकल अवेलेबल डाटा सेंटर है उसको कहते हैं AWS में AJ। AJ मीन्स अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। तो हमें पता चल गया रीजन क्या होता है। रीजन एक ज्योग्राफिकल एरिया हो गया, है ना। और उस ज्योग्राफिकल एरिया में जहां जहां पर भी डाटा सेंटर अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं AJ, अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू था रीजन और अवेलेबिलिटी जोन का। उसके बाद में यहाँ पर अभी आप देख रहे होगे सपोर्ट, है ना। सपोर्ट, और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सपोर्ट सेंटर है। मान लो आपको समटाइम्स बिलिंग आ जाती है, ठीक है। आपने कोई सर्विस चला दी, RDS चला दिया और आपको पता नहीं चला, या कोई भी सर्विस आपने गलती से चला दी और आपको पता नहीं चला, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आपको बिल आ जाएगी सर्विस की। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ना प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कुछ चला रहे थे, है ना, और ओहायो रीजन में हो सकता है कि आपका वो पर्टिकुलर सर्विस, मान लो इनमें से कोई सी भी, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, चलो कोई सर्वर है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, हैंग हो गया है। आपने रिस्टार्ट कर लिया, 4 बार कर लिया, बट नहीं हो पा रहा है वो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आकर के एक टिकट क्रिएट कर सकते हो AWS के पास, है ना। जब आप टिकट क्रिएट करोगे तो AWS उसके ऊपर रिप्लाई करेगा, उसके जो सपोर्ट टीम है वो आपको रिप्लाई करेगी आपके टिकट के ऊपर में। तो आप यहाँ से जाके क्रिएट केस कर सकते हो। यहाँ पे आके आप चूज कर सकते हो कि किस तरह की सर्विस की रिक्वेस्ट आप करने वाले हो, है ना, और आपको कौन सा हेल्प चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली अभी जैसे स्टार्टिंग में आप करोगे तो आपको जैसे बिलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो मान लो 2021 2200 या 1000 कुछ भी बिल आ गई आपको, है ना, तो आप उस बिल को इनसे ये करा सकते हो, रिफंड करा सकते हो कि हाँ मेरा उसको वेब ऑफ कर दो। तो ये एक बार उसको वेब ऑफ कर देंगे, 2 बार भी वेब ऑफ कर देंगे। आपको लिखना पड़ेगा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और गलती से ऐसा हो गया, तो मुझे ये वेब ऑफ कर दो, मैं नहीं दे सकता पेमेंट ये। तो वो वेब ऑफ कर देंगे आपके बिल को। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ये जो टैब्स हमारे हैं डैशबोर्ड के ऊपर में, उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम चलते हैं IAM में। अभी हमने देखा कि IAM
बेसिकली अभी हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया कि आईएएम होता क्या है। तो आईएएम जैसे बता रहा है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। दैट मीन्स अब एडब्ल्यूएस बोलता है कि यार आप जब अपने अकाउंट में लॉगिन करो ना, तो रूट के साथ मत करो। ठीक है, रूट किसी एक ही के पास होना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशंस में तो ऐसा बिल्कुल भी ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि हर बंदा रूट के अकाउंट को लेकर आए और लॉगिन करे। ठीक है, समहाउ ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने पासवर्ड सेव कर दिया ब्राउज़र पे और अटैक हुआ, तो मतलब सारा कुछ हमारा चला गया। ठीक है। दूसरी बात, जैसा घनश्याम ने बताया कि हमारे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना? तो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को अलग-अलग एक्सेस चाहिए होगा अकाउंट के ऊपर में। जैसे मेरा कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मेरे मान लो मेरा प्रोजेक्ट में, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ, है ना? एक स्टार्टअप हूँ। मेरे पास एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास सब कुछ पैसे वैसे का हिसाब किताब होना चाहिए। तो फाइनेंस को पता होना चाहिए कि कितनी बिलिंग आई है ना? तो उसके पास जो यूजर होगा फाइनेंस नाम से, उसके पास कौन सी एक्सेस होनी चाहिए? उसके पास एक्सेस होना चाहिए कि वो बिलिंग देख पाए। ठीक है। दूसरी बात, अगर डेवऑप्स है ना? तो डेवऑप्स को बिलिंग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डेवऑप्स टीम में मान लो अभी डेवऑप्स टीम में 2 बंदे थे हम लोग। ठीक है। अब हमारी टीम थोड़ी सी बड़ी हो गई तो हमारे पास 4 बंदे और आ गए। ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि अब एक ही यूजर अगर होगा, सिर्फ डेवऑप्स नाम से यूजर होगा, तो इट विल बी डिफिकल्ट ना, कि मतलब अब कौन क्या प्रोविजन कर रहा है, वी कांट से। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वहां पर मल्टीपल यूजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इंद्रजीत आया, पंकज आया, घनश्याम आया, हमारी टीम में अरविंद आया, तो हमने ये चारों बंदों के लिए एक यूजर क्रिएट करके इनको एक ग्रुप में डाल देंगे। और एक पर्टिकुलर जो ग्रुप पे परमिशन होगा कि हाँ ये ग्रुप क्या कर सकता है, EC2 पे वर्क कर सकता है, ये S3 क्रिएट कर सकता है, और अदर जो भी सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज के ऊपर इनको लिमिट कर देंगे कि ये सर्विसेज ही ये देख सकते हैं। हेलो। हे हाय सुचिता। सुचिता कैन यू, Hi. हाँ आप, Hi, good वेरी morning, गुड मॉर्निंग। everyone. आप म्यूट कर लोगे क्या थोड़ा? Yeah, fine. तो ये बेसिक लेवल ऑफ आईएम का हमने डिस्कशन किया अभी, कि मतलब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी यूजर को और ग्रुप को क्या क्या परमिशंस होने चाहिए, है ना? वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं और उनको वो परमिशंस दे सकते हैं। इट्स अ वेरी सिमिलर लाइक, जैसे कि हम अगर बेसिक्स में देखें, तो जैसे हम लिनक्स में परमिशन मैनेज करते हैं, है ना? कि कोई एक पर्टिकुलर यूजर है तो उसको क्या परमिशंस होनी चाहिए फाइल के ऊपर में। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, परमिशंस को मैनेज कर रहे हैं यूजर और ग्रुप के लेवल पे फॉर सर्विसेज, है ना? मल्टीपल सर्विसेज, जैसे कि अगर एक यूजर नया आया तो कौन सा सर्विस को वो एक्सेस कर सकता है और कौन सा सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकता है, ये सारी चीजें हम मैनेज कर सकते हैं आईएएम के थ्रू। अब इसमें थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर आए हम। हमने बोला कि यार यूजर तो ठीक है, कि ठीक है एक यूजर आया, है ना? आ, मान लो एक यूजर पंकज आया मेरी टीम में, तो मैंने बोला कि पंकज को जो मैं परमिशंस दूंगा, है ना, वो EC2 इंस्टेंसेस को चला सकता है और क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ये सारे परमिशंस मैंने दे दिए पंकज को, सिर्फ EC2 के ऊपर में। ठीक है। अब समटाइम्स ऐसा भी है कि मेरी ना एक स्क्रिप्ट है, ठीक है, और वो डाटाबेस का बैकअप लेती है, और बैकअप लेके क्या करती है, S3 जो स्टोरेज है उसमें ना अपलोड कर देती है। बैकअप लेके S3 पे स्टोरेज पे अपलोड कर देती है। ठीक है। मतलब यहाँ से चला वो कमांड, और किसी और सर्विस, ये तो दूसरी सर्विस हो गई, EC2 इज अ वन सर्विस, S3 इज अ डिफरेंट सर्विस, है ना? EC2 से बैकअप लेके यहाँ पर अपलोड कर देती है। ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था कि मैंने AWS में एक तरीका है ये काम को करने के लिए। मैंने क्या किया कि मैंने ना लॉगिन किया अपने यूजर से, मान लो मैं पंकज यूजर से लॉगिन कर रहा हूँ,
मशीन पे, है ना। एक्सेस की, सेक्रेट एक्सेस की मैंने यहाँ पे पास करी, जो कि कीज होती है ना। और मैंने वो एससीपी कमांड चला दिया और अपलोड कर दिया अपनी फाइल को मैनुअली। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार ये जो है ना, ये ना एप्लीकेशन खुद ही करे, ठीक है। मैं इसमें कोई ऐसा स्क्रिप्ट लिख दूं जो कि ये काम खुद ही हो। मुझे पंकज का एक्सेस की, सेक्रेट एक्सेस की, मतलब पंकज का यूजर आईडी पासवर्ड मुझे यहाँ नहीं लगाना पड़े, EC2 खुद ही ये काम कर ले। हम क्या करें कि एक क्रॉन जॉब यहाँ पे रख दें, है ना, और ये खुद ही S3 के ऊपर में जाके अपलोड कर दे। अब जो खुद तो कर देगा, लेकिन कैसे करेगा? इसको तो ऑथेंटिकेशन चाहिए, इसको परमिशन चाहिए, है ना। इसको यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए EC2 को, ये काम खुद से करने के लिए, ठीक है। अगर हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि ये खुद से कर ले, तो हमें इसको EC2 को परमिट करना पड़ेगा, इसको परमिशंस देनी पड़ेगी। अभी तक हम किसको परमिशन दे रहे थे? हम यूजर को परमिशन दे रहे थे, है ना। हम पंकज यूजर को परमिशन दे रहे थे कि पंकज EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर पाए, ठीक है। समझना है इसको, और अगर नहीं समझ आए तो क्वेश्चन पूछ लेना मुझे। अभी तक हम परमिशन दे रहे थे कि पंकज जो यूजर है वो किसी सर्विस को लॉन्च करे, क्रिएट करे, डिलीट करे, ठीक है। अब हम यहाँ पे किसी यूजर की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं एक सर्विस दूसरे सर्विस को, ठीक है, खुद से ही ऑपरेट कर ले। एक सर्विस दूसरे सर्विस को खुद से ही ऑपरेट कर ले, यहाँ पे कोई यूजर नहीं होगा इन्वॉल्व। जब हम इस तरह की बात करते हैं कि एक सर्विस दूसरी सर्विस को ऑपरेट कर ले, तो दिस कैन बी पॉसिबल बाय यूजिंग रोल्स। ये पॉसिबल किसके थ्रू है? रोल्स के थ्रू है। तो हमें एक रोल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और उस रोल को यूज करने के बाद हम क्या करेंगे? वो रोल को अटैच कर देंगे एक सर्विस के साथ में, है ना। EC2 सर्विस के साथ में हम वो रोल को अटैच कर देंगे, तब जाके ये EC2 क्या कर पाएगा? S3 के ऊपर में जाके ऑपरेशंस कर पाएगा। ऑपरेशंस में कुछ भी टास्क को कर सकेगा, ठीक है। तो ये हम देखेंगे प्रैक्टिकल में कि एक सर्विस के ऊपर में रोल कैसे लगाते हैं, है ना। अभी हम थोड़ा सा एक यूजर क्रिएट करते हैं और उसमें ट्राई करते हैं कि किसी कोई यूजर जो है वो कैसे एक्सेस कर सकता है एक अकाउंट को, ठीक है। आप लोग भी ये अपने अपने अकाउंट में करना। अभी तो फिलहाल आप लोगों के पास रूट अकाउंट होगा। तो सबसे पहले एक यूज़र मैं बनाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ user1, ठीक है। अब ये बोलता है कि user1 जो है वो कैसे एक्सेस करेगा आपके अकाउंट को, प्रोग्रामेटिक और मैनेजमेंट कंसोल। तो मैनेजमेंट कंसोल मतलब कंसोल GUI जो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। प्रोग्रामेटिक का मतलब होता है कि अगर कोई एप्लीकेशन, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे जस्ट डिस्कस किया हमने यहाँ पे कि ये एप्लीकेशन ये सर्विस दूसरे सर्विस को एक्सेस कर रहा होगा, तो डेफिनेटली ये कंसोल के ऊपर नहीं कर रहा होगा, है ना। ये पीछे से कोई API कॉल कर रही होगी या फिर कुछ ऐसा हो रहा होगा, प्रोग्राम के थ्रू हो रहा होगा, है ना। तो उसके लिए बात कर रहा है कि कैसा एक्सेस चाहिए आपको, प्रोग्रामेटिक चाहिए या फिर कंसोल चाहिए। तो हम ना दोनों लिख देते हैं कि हाँ यार, ये जो यूज़र होगा user1, इसके पास दोनों परमिशंस होने चाहिए, प्रोग्रामेटिक भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ठीक है। फिर ये पूछता है कि आपको पासवर्ड ऑटो जनरेटेड चाहिए या कस्टम चाहिए। मैं बोलूँगा कि कस्टम पासवर्ड मुझे देना है। तो मैं लिख देता हूँ user1@123। रीसेट चाहिए आपको? मैं बोलूँगा नहीं। देखो ये सब चीज़ें ना आपको करनी पड़ेंगी जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, और अगर आपको ये काम मिला तो कोई नया यूज़र आएगा ना आपके टीम में, है ना, या फिर हो सकता है कि डेवलपमेंट टीम को आपको एक यूज़र बना के देना पड़े, ठीक है। तो मल्टीपल वेज हैं कि मतलब हो सकता है कि कुछ सिर्फ और सिर्फ यूज़र जो होगा वो एप्लीकेशंस एक्सेस वाला ही यूज़र होगा, है ना। मान लो कि एक एप्लीकेशन है जावा की, तो जावा नाम का एक यूज़र बना के देना होगा जो एक्सेस करे। तो उस समय आपको ये कंसोल नहीं यूज़ करना होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना है।
अब आते हैं यहाँ पे ना परमिशन से बोल रहा है कि आपको किस तरह की परमिशन देनी है और कैसे देनी है। ठीक है, या तो आप एक ग्रुप बना लो और ग्रुप को परमिशन दे दो। ठीक है, अभी हमारे पास कोई ग्रुप है नहीं तो हम अभी इसको छोड़ देंगे। उसके बाद बोल रहा है कॉपी एग्जिस्टिंग परमिशंस, है ना, किसी यूजर्स के पास है वो परमिशन तो उसी यूजर को डायरेक्ट कॉपी कर दो। जैसे मेरा एक यूजर था इस अकाउंट में एडमिन, तो मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन परमिशंस मिल जाएगी। या फिर मैं अलग से परमिशंस अटैच कर सकता हूँ। ठीक है, अलग से परमिशन अटैच करने का मतलब है कि अब मेरे ऊपर है कि मैं जो यूजर मैंने बनाया है उसको क्या परमिशंस दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी और चीज है। हम्म, अब यहाँ पे देख रहे हो अटैचिंग एग्जिस्टिंग पॉलिसीज डायरेक्टली, है ना। पॉलिसीज, पॉलिसी क्या होती है बेसिकली, तो एडब्ल्यूएस के अंदर में पॉलिसी जो होती है, पॉलिसी इज अ सेट ऑफ रूल्स which is written in a in any of the text file you can say और जेसन फॉर्मेट में। आप अपना कस्टम पॉलिसी खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स का मतलब क्या हो गया, एक पॉलिसी के अंदर में मल्टीपल रूल्स आप लिख सकते हो। मतलब अगर यूजर रोशन लॉगिन करेगा अकाउंट में तो वो सिर्फ लिस्ट कर पाएगा इस सर्विस को, इस सर्विस दूसरी सर्विस को वो एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएगा, तीसरी सर्विस को वो कुछ और कर पाएगा। तो ये सेट ऑफ रूल्स हो गए ना रोशन के लिए। ठीक है, और वो कहाँ लिखा हुआ है, एक जेसन फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इसी को पॉलिसी बोलते हैं। तो यू कैन सी हियर ये डिफॉल्ट पॉलिसीज हैं जो आपको एडब्ल्यूएस देता है, इतनी सारी पॉलिसीज। अगर आपको अपने हिसाब से कोई कस्टम पॉलिसी चाहिए तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो। ये क्रिएट बटन जो है यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा कि जो यूजर मैंने बनाया है उसको कौन से सर्विस के ऊपर में आप एक्सेस देना चाहते हो। तो यू कैन चूज योर सर्विस फ्रॉम हियर। मान लो कि मुझे सिर्फ EC2 के ऊपर में देना है तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा कि EC2 के ऊपर में क्या क्या सर्विसेज हैं। ठीक है, और इस पे क्या क्या परमिशंस आप देना चाहते हो, जैसे लिस्ट कर सकता है, रीड कर सकता है, टैगिंग कर सकता है, राइट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह की ना परमिशंस आपको लगा सकते हो आप किसी भी यूजर के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ जाके मैं एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी उठा लेता हूँ EC2। जैसे मैंने EC2 उठाया, ठीक है, तो EC2 के ऊपर में यहाँ पे लिस्ट थी पूरी, EC2 के ऊपर में क्या क्या पॉलिसीज है ना। तो मैंने यहाँ पे इसको चूज कर लिया EC2 फुल एक्सेस। नेक्स्ट करता हूँ टैग। टैगिंग बस उसलिए करते हैं ताकि आपको जब बिलिंग हो तो आपको पता रहे कि ये यूजर ये किसको बिलोंग करता है। जैसे मैंने यहाँ पे टैग कर लिया नेम, कीज और वैल्यू है और कुछ भी नहीं। मैंने दिया नेम और यहाँ पे लिख दिया यूजर, आई एम यूजर, मतलब जो रिसोर्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो IAM यूजर है। ये मैंने अपने हिसाब से कर दिया, आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि इसका स्टैंडर्ड कुछ अलग हो टैगिंग करने का। उसके बाद रिव्यू करो जो जो चीज़ें आपने बनाई हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपको प्रोग्रामेटिक और ये दोनों एक्सेस चाहिए। ठीक है, क्रिएट यूजर करो। जैसे आप क्रिएट यूजर करोगे तो आपको ना ये एक वन टाइम ये पॉपअप आएगा आपके पास, ये स्क्रीन आपको एक ही बार आएगी। अगर आपने इस स्क्रीन को क्लोज कर दिया तो आपको पास में ये URL और ये परमिशन ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, एक्सेस की, सेक्रेट एक्सेस की। मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि एक्सेस की और सेक्रेट एक्सेस की का यूज़ कहाँ पर होता है और क्यों होता है। ठीक है,
अभी ये यूआरएल था उस यूजर के लिए, किसके लिए? यूजर 1 के लिए, है ना। हम क्या करेंगे, यूजर 1 के थ्रू लॉगिन करेंगे अकाउंट में और चेक करेंगे कि यूजर 1 लॉगिन कर पाता है कि नहीं कर पाता है उस अकाउंट में। ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया। और यूज़र 1 जो है वो मेरा एडमिन यूज़र नहीं है, ठीक है, नहीं तो रूट यूज़र है। ये यूज़र मैंने अभी जस्ट ऐसे ही क्रिएट किया था और उसको बस एक लिमिटेड परमिशंस दी थी। तो आप लोग भी जैसे कि रूट अकाउंट से आगे लॉगिन नहीं करोगे, अगर नहीं करोगे तो आप लोग एक एडमिन यूज़र बना लेना अपने अकाउंट के लिए, ठीक है, जो कि आप यूज़ करोगे सारी एक्टिविटी करने के लिए, पूरे क्लास के डेमो करने के लिए आप वहीं पे उसी यूज़र को यूज़ करोगे। तो मैं लॉगिन करता हूँ यूज़र 1, का पासवर्ड था user1@123। एक क्वेश्चन था हाँ एक हाँ क्वेश्चन था रसूल सर। आपने बोला भी एडमिन यूजर बनाने के लिए, आगे की हाँ हाँ। प्रैक्टिस के लिए ना, तो वो बिलेबल नहीं नहीं नहीं, होगा। देखो IAM वो फ्री है। IAM जो सर्विस है इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। हाँ हाँ आप इसमें मल्टीपल यूजर्स बना लो, कुछ भी बना लो, इसमें इसके पैसे नहीं लगते हैं। IAM सर्विस फ्री है, ऑलवेज फ्री। ठीक ठीक ठीक। चाहे वो आपका इस तरह का डेमो अकाउंट हो जैसा हम लोग यूज़ करते हैं फ्री टेयर, या फिर आपका रियल टाइम अकाउंट हो जो ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होती है, पेड वाली, बिजनेस प्लान वाली, ठीक है। IAM ऑलवेज फ्री, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा ना, इससे तो सिर्फ यूज़र मैनेजमेंट हो रहा है। ठीक है। अभी देखो हमने एक यूज़र बनाया, उस यूज़र से लॉगिन किया है ना, तो यहाँ पे दिखा रहा है IAM यूज़र और उसका नाम दिखा रहा है user1, ठीक है। अब ना मैं क्या करता हूँ, किसी और सर्विस को, मुझे तो पता है कि EC2 के ऊपर तो उसका एक्सेस है, क्योंकि मैंने तो EC2 का ऊपर फुल एक्सेस दिया था, ठीक है, इस यूज़र को। तो ये तो मुझे पता है कि इसके ऊपर ये सारी एक्टिविटीज़ को दिखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से वो देख भी सकता है कि इंस्टेंस चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, चलाना है नहीं चलाना है, ये सारी चीज़ें, है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी और सर्विस में जाता हूँ। मैंने ऐसे ही RDS नाम की एक सर्विस है, उसको उठा लिया। उसमें जाके देखता हूँ कि ये यूज़र के पास एक्सेस है या नहीं है। यहाँ पे जाके क्रिएट डाटाबेस, जैसे मैंने क्रिएट डाटाबेस करने की कोशिश करी ना, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि user1 जो है ना, इज नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म दिस एक्शन हियर। क्रिएट नहीं कर सकता हूँ मैं, RDS नहीं बना सकता, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, S3 बना के देखता हूँ, कोई दूसरी सर्विस ट्राई करता हूँ। यहाँ भी आ गया एक्सेस डिनाइड, मेरे पास एक्सेस नहीं है लिस्ट भी करने का और नहीं तो बनाने का, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी यूजर को ना लिमिट कर सकते हो कि वो एक ही सर्विस को यूज कर पाए, एक ही सर्विस को देख पाए, है ना। और ये कब आपको करेगा? रियल टाइम में जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपको ये कहाँ हेल्प करेगा? जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे एज अ डेवऑप्स, तो वहाँ पे ना मल्टीपल टीम्स होती हैं, है ना। QA टीम होगी, डेवलपमेंट टीम होगी, ठीक है। तो आपका मोस्टली जो इंटरेक्शन होगा QA और डेवलपर से होगा। तो जो डेवलपमेंट टीम होगी उनको सारी चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है, उनको नहीं चाहिए कि राउट 53 RDS कैसे काम कर रहा है, उनको वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। हाँ हाँ। भाई क्वेश्चन है, यूजर को क्या मैं लिमिटेशन कर सकता हूँ जियो लोकेशन के हिसाब से? नहीं, ये नहीं, देखो जो सर्विस है ना IAM, वो जब आप इस सर्विस में आओगे हम्म। तो देखना आप यहाँ पे ना ग्लोबल है ना, मतलब कि ये ग्लोबल, ये जो यूजर है ये सारे रीजन्स में जाके, मतलब IAM जो सर्विस है ना, वो सर्विस किसी भी रीजन से क्रिएट किया जा सकता है। तो ये रीजन स्पेसिफिक सर्विस नहीं है, ये ग्लोबल सर्विस है आपके अकाउंट में। तो यूजर को आप उस तरह से रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकते हो कि वो सिर्फ
हमारा ओहायो का देख पाए या नॉर्थ वर्जीनिया का देख पाए या ऐसा कुछ, तो वो वाले जो है अभी को नहीं कर पाओगे आप। रीजन स्पेसिफिक। कोई और क्वेश्चन? नहीं थैंक यू, नहीं ठीक है, थैंक यू। किसी और के पास कोई क्वेश्चन? नो ठीक है, नो तो अभी आप लोग सारे कोई वो यूज़र क्रिएट कर लेना, है ना, अपने अपने अकाउंट में। और पहले तो आप लोग रूट अकाउंट से लॉगिन करोगे तो रूट अकाउंट के थ्रू जाके क्रिएट कर लेना, पहली चीज़। दूसरी, अभी हम लोग इस पे डिस्कस करने वाले थे कि एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की क्या होती है, क्यों यूज़ होती है ना। तो बेसिकली जैसा अभी हमने देखा ना कि एक यूज़र था, यूज़र वन, उसको जब लॉगिन करना पड़ा कंसोल के ऊपर में, मैनेजमेंट कंसोल के ऊपर में यहाँ पे, तो उस यूज़र ने क्या किया, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला और लॉगिन कर लिया, है ना। यहाँ पे जब वो यहाँ पे लॉगिन कर लिया तो उसने लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जाके सारा कुछ अ, अपना चेक कर पा रहा है कि हाँ कौन सी सर्विस पे मुझे परमिशंस हैं, कौन सी सर्विस पे नहीं है। EC2 पे है तो मैं EC2 पे उसकी सारी सर्विसेज को डिस्क्राइब कर लूँ, ढूंढ लूँ, है ना। उसी तरह हमने वहाँ पे लिखा था कि प्रोग्रामेटिकल एक्सेस भी कर पाए, ये यूज़र जो है, ये यूज़र प्रोग्रामेटिकल एक्सेस भी कर पाए। प्रोग्रामेटिकल एक्सेस का मतलब क्या हुआ कि API कॉल, है ना, किसी भी API के थ्रू वो कर पाए। तो AWS जो API सपोर्ट करती है वो कौन कौन सी करती है? पहला तो एक करती है SDK। SDK किसकी होती है? AWS की, है ना। और दूसरी होती है CLI, ये भी होता है AWS का, है ना। तो SDK क्या होता है? SDK को बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। और CLI क्या होता है? CLI वो ब्लैक स्क्रीन जिसके थ्रू आप कमांड्स चलाते हो अपने सारे AWS से इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर SDK और CLI की बात कर रहे हो तो उसमें क्या होगा ना आपका कि आपको कंसोल नहीं मिलेगा आपको। तो आपको क्या मिलेगा? कंसोल नहीं मिलेगा तो आपको एक ब्लैक स्क्रीन मिल सकती है, या फिर हो सकता है कि आपने एक मान लो PHP या फिर जावा, है ना, का कोई एप्लीकेशन लिखा हुआ है ना। उस एप्लीकेशन के थ्रू वो इंटरनली ही एप्लीकेशन आपस में बात कर रही है। हेलो, वो एप्लीकेशन इंटरनली आपस में बात कर रही है और सम कमांड्स और कुछ चीज़ें फायर कर रही हैं वहाँ से, ठीक है। तो इस केस में एक वेबसाइट खुद ही एग्जीक्यूट कर रही है ना पूरी की पूरी चीज़ों को, है ना। तो उसको हम प्रोग्रामेटिकल एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपस में कनेक्ट करके बात कर रही है उसको बोलते हैं API कॉल, API कॉल, ठीक है। तो जो API कॉल होगी ना उस केस में हमें क्या चाहिए? उस केस में हमें बात कराने के लिए, देखो, अगर आपको AWS में कोई भी सर्विस को एक्सेस करना है तो ये तो पता है हमें कि हाँ भाई हमें यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अब यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए ही चाहिए का, अगर हम कंसोल से करते हैं तो हमें यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए। अगर हम उसको प्रोग्रामेटिकल एक्सेस करते हैं तो हमें उसका नाम चेंज हो जाएगा, यूजर आईडी बन जाएगी एक्सेस की, ठीक है। और पासवर्ड जो होता है वो बन जाएगा सीक्रेट एक्सेस की, सीक्रेट एक्सेस की, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा था, कहाँ गया, यहाँ पे एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की आईडी। तो ये एक तरह का यूजर आईडी है और ये एक तरह का पासवर्ड है। ये 16 डिजिट का होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, आई डोंट नो कितना होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा ना कि ये कैसे आप एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की के थ्रू देख सकते हो अपने अकाउंट को पूरी तरह से, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास टूल है गिट बैश, लेट मी ट्राई। अगर हमें AWS को कमांड लाइन से एक्सेस करना है ना, तो हम अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लेंगे AWS CLI। ये याद रखना, AWS CLI, ये टूल आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी।
ये विजिबल है ना जो मैं शेयर कर रहा हूँ? आप लोग देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन, है ना? Yes. Yes. यस। ठीक यस। है। आई थिंक यहाँ से कॉन्फ़िगर में एक मशीन है, वहाँ पे कॉन्फ़िगर है, मैं वहाँ से ही CLI के थ्रू यही सेम चीज़ें अकाउंट की एक्सेस करके दिखाता हूँ। तो CLI की ना कमांड्स थोड़ी सी डिफरेंट हैं, मतलब डिफरेंट क्या, उसकी जो बेसिक्स कमांड्स हैं लिस्ट करने की और, है ना, किसी भी चीज़ को क्रिएट करने की, तो उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा AWS की। मान लो आप S3 में कुछ करना चाहते हो या IAM क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, कमांड के थ्रू, तो आप यहाँ पर AWS IAM CLI लिखोगे ना कमांड्स, तो AWS की अपनी डॉक्यूमेंटेशन है CLI की, ठीक है। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको पूरी की पूरी वो कमांड्स बेसिकली मिल जाएंगी कि क्या क्या कमांड यूज़ करके आप इसको क्रिएट कर सकते हो। देखो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, पॉलिसीज़ क्रिएट करना, अवेलेबल कमांड्स, है ना, पूरी लिस्ट ऑफ कमांड्स हैं, इसके थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हो AWS को। स्टार्ट हो गया। ये SSH के बाद हाइफन आई था, जो आई का क्या वो रोल है आइडेंटिटी इसमें? है, वो आई माइनस आई जो है वो आइडेंटिटी है। वो मैं बताऊंगा जब हम लोग उसमें जाएंगे ना देखने के लिए। ओके। जब हम EC2 पढ़ेंगे ना उस समय हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लॉगिन करते हैं, कौन कौन ठीक से है, ठीक है। यूजर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट। अभी बताऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। हम्म, ठीक है। अभी जैसे कि यहाँ मैं एडमिन से एक्सेस कर रहा हूँ और एडमिन के पास सारा परमिशंस है मेरे, है ना। तो मैंने क्या किया है कि एडमिन यूजर से लॉगिन किया, है ना, और यहाँ पे मैं S3 जो बकेट है ना इसको देख भी पा रहा हूँ, लिस्ट भी कर पा रहा हूँ, है ना। यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि कितने सारे बकेट्स क्रिएटेड हैं। ये एक सर्विस है जस्ट, अभी आप इसमें ज़्यादा सोचना मत कि S3 बकेट क्या होता है नहीं होता है। आप बस ये जान लो कि यहाँ पर कोई फोल्डर क्रिएटेड है। मेरा एक लैपटॉप है, लैपटॉप में ये फोल्डर क्रिएटेड है, दैट्स इट। ठीक है, इतना ही समझना है आपको।
अब ये फोल्डर को मैं कैसे देख पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंसोल से मैंने लॉगिन किया एडमिन से और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली सेम काम मैंने क्या किया, AWS CLI कॉन्फ़िगर किया है अपने इस ब्लैक स्क्रीन में अपने सर्वर पे। ठीक है, कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको पहले AWS CLI इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, AWS CLI इंस्टॉल करना पड़ता है अपने लैपटॉप में। जब आप इंस्टॉल कर लोगे फिर आपको एक कमांड चलानी पड़ती है AWS कॉन्फ़िगर, है ना। जब आप ये कमांड चलाओगे ना AWS कॉन्फ़िगर, तो वो आपसे बोलेगा कि मुझे ना यूज़र आईडी पासवर्ड दो। ठीक है, तो यूज़र आईडी पासवर्ड क्या होता है, अभी अभी हमने वहाँ पर पढ़ा था कि यूज़र आईडी पासवर्ड जो होता है वो होता है एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की, है ना। एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की होता है, तो यही दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे पास करनी पड़ेंगी। तो अब अगर मुझे AWS के ऊपर में कोई सर्विस को चेक करना है, जैसे मुझे एक सर्विस चेक करनी थी S3, AWS S3 LS, LS का मतलब हो गया लिस्ट करो, S3 सर्विस है और AWS तो जो CLI है तो वो डालना पड़ेगा मुझे एवरी टाइम। अगर मुझे कोई और सर्विस करनी पड़ती तो मुझे यही करना पड़ता है AWS IAM, उसके बाद जो कमांड सपोर्ट करता है IAM वो सारी कमांड मुझे यहाँ पे चलानी पड़ती। ठीक है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं पहले मैंने देख लिया कि मैं ना ये यूजर एडमिन यूजर से मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। ठीक है, बकेट को सेम काम मैं अपने कमांड लाइन से करना चाहता हूँ, मतलब प्रोग्रामेटिकल एक्सेस। मैंने जब ये कमांड चलाई AWS S3 LS, तो सेम बकेट जो बकेट मैंने यहाँ पर क्रिएट की है ना। चलो मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ रॉस न्यू, कुछ भी दे देता हूँ ताकि वो यूनिक रहे, और बकेट हमेशा यूनिक होती है तो मैंने कुछ भी नंबर डाल दिया ये। ठीक है, मैंने ऐसे फ्रिक्वेंटली इसको बोल दिया क्रिएट करो, इसने एक बकेट यहाँ क्रिएट कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी मैं सेम बकेट देख पाता हूँ कि नहीं। परफेक्ट, यहाँ पर भी मुझे सेम बकेट दिख रहा है और डेट भी दिख रहा है कि आज की डेट में ये बकेट क्रिएटेड है ना, और UTC टाइम में। UTC टाइम में मुझे दिख रहा है कि हाँ ये बकेट क्रिएटेड है। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो यूज़र के आप एडमिन से एक्सेस कर रहे हो, है ना, मतलब जो भी यूज़र से आप कंसोल एक्सेस कर रहे हो, अगर उस यूज़र के पास में प्रोग्रामेटिकल एक्सेस का भी परमिशंस हैं तो वो यूज़र सेम सर्विसेज को प्रोग्रामेटिकली भी देख सकता है। अभी हमने यहाँ पे जब ये कमांड चलाई तो दैट मीन्स क्या हुआ, हमने AWS CLI से कॉल किया, API कॉल किया किसके ऊपर, AWS अकाउंट के ऊपर, और AWS अकाउंट में जो S3 बकेट्स था वो हमें यहाँ पे दिख पाया, लिस्ट हम उसको कर पाए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, कोई क्वेश्चन है, पूछ लो अभी। क्लियर है, कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं है। नो Roshan, you are saying कि CLI से we used an API to connect हाँ to हाँ हाँ the हाँ। bucket service. तो ये API का कुछ स्पेसिफिक नहीं नेम नहीं टाइप नहीं, या कुछ बेसिकली API तो हम इसलिए बोल रहे हैं ना, क्यों इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब ये पीछे कमांड्स एग्जीक्यूट होती है तो जब वो आपके सर्वर या आपके लैपटॉप से निकलती है ना, तो ओवर द इंटरनेट वो आपके यूज़र आईडी पासवर्ड को मैच कराती है और जा करके इस अकाउंट पे, ये जो AWS का अकाउंट है, इससे डिटेल्स लेके आती है ना। ये थोड़ा सा इमेजिन करने वाली चीज़ है क्योंकि ये मैं दिखा नहीं सकता हूँ, तो ये बैकग्राउंड में ये चीज़ें होती हैं ओवर द इंटरनेट, तो इसको API कॉल बोलते हैं हम लोग। अब मैंने जैसे यहाँ पर बोला कि AWS S3 LS, ठीक है, तो मैंने कोई कंसोल तो नहीं खोला, मैंने ऐसा कुछ कंसोल तो नहीं खोला AWS का, है ना, लेकिन हम यहाँ पे लिस्ट कर पा रहे हैं, हम यहाँ पे लिस्ट कर पा रहे हैं, है ना। सेम बकेट जो बकेट हमें यहाँ पे दिख रहा था कंसोल के ऊपर में, सेम बकेट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। दैट मीन्स कि ये पीछे से API से गया और इस AWS अकाउंट पे गया, इसके ऊपर गया। इसके ऊपर जाने के बाद उसने क्या किया कि ये जो क्रेडेंशियल्स थे उसके पास में, है ना, इस क्रेडेंशियल्स से वेरीफाई किया, उस अकाउंट को ढूंढा, है ना, कि ये जो क्रेडेंशियल्स हैं किस अकाउंट को बिलोंग कर रहे हैं। जब उसने ढूंढा कि अच्छा अच्छा ये तो इस अकाउंट को बिलोंग कर रहा है, तो उस पर लॉग इन करके मुझे अब वहाँ की डिटेल्स दिखाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक मेथड है, इसलिए इस मेथड को API कॉल बोलते हैं।
CLI के थ्रू हम API कॉल ही तो कर रहे हैं, है ना? ओके। तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये जान लो कि जो काम आप वहाँ से कर रहे हो कंसोल से, ठीक है, सेम काम आप CLI के थ्रू भी कर सकते हो, AWS CLI के थ्रू कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू कर सकते हो। और वो काम को करने के लिए आपके पास ये दोनों चीज़ें कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। तो वो कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? तो ये कमांड होती है AWS कॉन्फ़िगर। जब आप ये कॉन्फ़िगर करोगे तो ये खुद ही मांगेगा आपको कि भाई अपना बताओ यूज़र आईडी पासवर्ड, तो आप बताओगे। ठीक है, तो ये दोनों कर लेना लेकिन आप लोग प्लीज़। आप अपने लोकल लैपटॉप में भी AWS CLI इंस्टॉल कर सकते हो, इट्स नॉट ए बिग डील। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक हमें? मीन्स ये सेम है, जैसे हम पुट्टी या किसी और के थ्रू एक सर्वर हाँ यूनिक हाँ, सर्वर को एक्सेस करते हैं, और करेक्ट जो भी चीजें हमें करेक्ट अवेलेबल होती करेक्ट, हैं फिर हम बिल्कुल उस सही, पर काम करते हैं। बिल्कुल सही। हम वहाँ पर जो भी, जैसे हम वहाँ भी तो हम API कॉल ही करते हैं ना SSH के ऊपर, है ना? सेम चीज़ हम यहाँ से भी कर रहे हैं। राइट राइट। ठीक है, अपने अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे ना मैं एक दो आप लोगों को टास्क दूंगा ना, तो आप लोग को थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। बट अभी फिलहाल तो आप लोग के ऊपर यही टास्क है कि अपना अकाउंट जो है रूट से जाओ और एक यूज़र बनाओ एडमिन। ठीक है, मैंने तो आपको ऐसे डेमो यूज़र बना के दिया था, दिखाया था। ठीक है, लेकिन आप जो यूज़र बनाओगे, जैसे मैंने यहाँ पर देखोगे, आप यहाँ पे एक यूज़र बना हुआ है मेरा एडमिन, है ना? और जब इस यूज़र को मैं ओपन करूँगा तो इस यूज़र में देखोगे जो पॉलिसीज़ मैंने अटैच की है ना, उसमें लिखा है मैंने एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। मैं चाहता हूँ कि यही यूज़र जो है ना वो सारा एक्टिविटी कर पाए, किसी और यूज़र को भी ऐड कर पाए, मतलब कंप्लीट एडमिन है वो मेरे अकाउंट का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि कितने सारे इस पॉलिसीज़ उसमें अटैच हैं, सारे के सारे पॉलिसी ही अटैच हैं उसमें, क्योंकि वो तो एडमिन है ना? तो ये चीज़ बहुत आसान है, आप यहाँ से कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर आप गए यूज़र, ऐड यूज़र किया, मान लो टेस्ट एडमिन मैंने बनाया, मैंने बोला कि सिर्फ मुझे यही चाहिए, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड चलेगा मेरे लिए। फिर मैं नेक्स्ट गया। अब अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी में गए, पहला ही पॉलिसीज जो होती है वो होती है एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। ठीक है, जैसे मैं ये दूंगा ना तो मेरा ये जो यूज़र है ये एडमिन बन जाएगा मेरे अकाउंट का। ठीक है, तो आप लोग जो बनाओगे, आप लोग ऐसा ही एक एडमिन यूज़र बना लेना। ठीक है, और जब वो यूज़र बना लोगे आप, ठीक है, तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। जब आपको यूज़र वो बन रहा था तो आई गेस आप लोगों को याद होगा कि उसने एक URL दिया था और यूज़र आईडी पासवर्ड दिया था उसका, है ना? तो उसको आप रख लेना अपने पास नोटपैड में या कहीं पर भी, क्योंकि आपको एवरी टाइम वही URL लॉगिन करने के लिए यूज़ होगा। कोई और URL से आप लॉगिन नहीं कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं इसको साइन आउट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ बुक मार्क कर रखा है इस पर्टिकुलर, देखो यहाँ जब मैंने बुक मार्क के ऊपर गया ना तो यहाँ देखना नीचे में ना लिंक आ रही है ना? USest1 साइन इन aws.com, फिर ऑथेंटिकेशन ऐसा करके पूरा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो ये ऑटोमेटिकली उस यूज़र के URL को खोल देगा। देखो ये अकाउंट आईडी हो गई, ये यूज़र हो गया, पासवर्ड तो मैंने सेव कर दिया, इसलिए पासवर्ड भी वहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या एग्जैक्टली बोलना चाह रहा हूँ। हाँ जी। तो रोशन, किसी भी यूज़र हम्म। का हम एक्सेस जैसे क्रिएट करेंगे तो उसके बाद हम्म। अगर हम प्रोवाइड करते हैं डिटेल तो हमारे को उनको हर बार हाँ, एक यूआरएल बार प्रोवाइड करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। जैसे मान लो अभी मैंने यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट किया था। हाँ। अब मान लो आप जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना, तो जिस भी टीम में आप बिलोंग करोगे, है ना, तो उस टीम के पास जितने भी AWS अकाउंट होंगे उनके ऊपर में या तो वो आपको क्रिएट करेगा। चलो मान लो एक ही AWS अकाउंट है, ठीक है, तो वो आपके लिए एक यूज़र क्रिएट करेगा यहाँ पे, पंकज। ठीक है, और आपको आपको एक्सेस भी देगा, फिर आपको उस ग्रुप में ऐड करेगा, और सॉरी, और आपको वो URL शेयर करेगा विद द क्रेडेंशियल्स, तभी आप एक्सेस कर पाओगे उस अकाउंट को, नहीं तो नहीं कर पाओगे।
ओके कोई और क्वेश्चन है इसके ऊपर में? रोशन भाई क्वेश्चन है हम्म। रोशन भाई क्वेश्चन है यूजर को बनाया मान दो अगर यूजर को मैंने किसी यूजर को बनाया मान दो लिनक्स टीम या किसी बैकअप ठीक टीम को मैंने वो यूआरएल दिया राइट यूजर बना को अगर उसके बाद वो कुछ दिन ठीक है अगर उसके बाद वो कुछ हाँ दिन चलाया उसके बाद वो लिंक भूल गया तो फिर क्या ऑप्शन है हाँ, अगर वो तो लिंक फिर क्या भूल गया ऑप्शन ना, है तो अगर आप एडमिन हो तो आप वो लिंक दोबारा से उसको दे सकते हो ना। जैसे कि एक सेकेंड, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जब आप क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पर यूज़र का लिंक पड़ा हुआ है, पर्टिकुलर यूज़र का। अगर वो पासवर्ड भी भूल गया तो आप यहाँ से मैनेज पासवर्ड से उसका पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हो। ओके हम्म। एक और क्वेश्चन है ओके एक और क्वेश्चन है वर्चुअल जो आपने दिया था सीएलआई रिलेटेड टू वर्चुअल जो आपने दिया था सीएलआई एक्सेस के लिए हाँ हाँ उसका भी कुछ है ऑप्शन अगर वो भूल गया तो उसका भी कुछ है हाँ ऑप्शन हाँ, अगर वो बिल्कुल भूल गया बिल्कुल। तो रिकवर करने के लिए रिकवर करने का, और यहाँ से आप उसको रीसेट कर सकते हो। देखो क्रिएट एक्सेस कीज लिखा हुआ है ना, तो आप इसको ना रीसेट कर सकते हो। अच्छा और आपको कोई एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिख लेना चाहिए कि 30 डेज में ऑटोमेटिकली ये कीज रोटेट हो जाए, या फिर 1 वीक में रोटेट हो जाए। ये वन टाइम डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है। ये जो डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, ये वन टाइम दे रहा है। अगर मैं डाउनलोड नहीं करूंगा तो ये जो है ना सेक्रेट एक्सेस की, ये ना मुझे हाइड हो जाएगी, ये दिखेगी नहीं। देखो यहाँ पे सिर्फ एक्सेस की दिख रही है, सेक्रेट एक्सेस की कहीं नहीं दिख रही है आपको, है ना। सेक्रेट एक्सेस की क्या होता है? पासवर्ड होता है। तो इसीलिए जब ओके भी आप किसी यूजर के लिए ये एक्सेस की और सेक्रेट एक्सेस की बनाओगे, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप ना ये जो CSV फाइल है, ये डाउनलोड करके उस यूजर को डायरेक्टली पकड़ा दो। मैनुअली अगर रीसेट करना चाहे दोनों यूजर एक्सेस हाँ की हाँ और ये हाँ, वर्चुअल बिल्कुल। की अभी दोनों मैं हो मैनुअली सकता तो है कर रहा हूँ रीसेट, है ना। हम्म, ये तो मैं रीसेट कर रहा हूँ ना अभी, एक यूज़र के लिए, जो यूज़र 1 था उसके लिए मैं एक्सेस की और सेक्रेट एक्सेस की रीसेट कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको खोलूंगा ना, थोड़ा सा टाइम लेगा ये खोलने में। यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो इसको ना, यहाँ इस वाले, अगर ये एक्सेल सीट ही आप डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे यूज़र का एक्सेस की सेक्रेट एक्सेस की दोनों आ रहा है ना। तो आप ये डायरेक्टली फॉरवर्ड कर दो CSV उस पर्टिकुलर यूज़र को। या फिर आप भी जब जाओगे ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको भी यही CSV फॉरवर्ड किया जाएगा। आपको भी यही दिया जाएगा कि भाई ये है तुम्हारा लॉगिन पासवर्ड, इससे तुम लॉगिन कर लो। इसमें एक और एक लेवल की सिक्योरिटी होती है, MFA। ठीक है, ये RSA जैसे होता है ना, अगर आप लोगों ने कहीं पर भी सुना होगा RSA, जो कि पासवर्ड जनरेट होता है रन टाइम पे, है ना। यस सर। वो भी हम लगा सकते हैं अपने AWS अकाउंट के ऊपर में। ठीक है, तो ये भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये। बट उसके लिए ना आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल में। ठीक है, और वो एप्लीकेशन है या तो गूगल ऑथेंटिकेटर, यू है ना। यू ऑथेंटिकेट हाँ, या तो गूगल यू ऑथेंटिकेटर कर ऑथेंटिकेट लो, या फिर DUO ऑथेंटिकेटर कर लो। ठीक है, ये हाँ गूगल हाँ ऑथेंटिकेट हाँ। सपोर्ट करता है तो AWS को नहीं उससे क्या होगा कि जब आप लॉगिन करोगे ना अपने इसके ऊपर में, कंसोल के ऊपर में, तो आपसे दो चीज़ें मांगेगा, यूज़र आईडी पासवर्ड, और उसके साथ साथ ये ऑथेंटिकेशन का जो नंबर्स, रैंडम नंबर जो जनरेट होके आ रहे होंगे, वो भी आपसे मांगेगा कि मुझे वो भी दो। तो एक लेवल की सिक्योरिटी और बढ़ जाएगी आपके अकाउंट में। तो प्लीज़ वो करके देखना, अगर नहीं होगा तो फिर मुझे बताना, फिर हम
बैठ के कर लेंगे आपस में सारे कोई। लेकिन वो एक बार ट्राई करना ये काम करने के लिए। सबसे पहला काम है आप लोगों का कि एक अकाउंट बनाओगे। अकाउंट बनाने के बाद आप उस अकाउंट में जाके एक यूज़र बनाओगे एडमिन, जो कि उसको मैनेज करेगा उस अकाउंट को। रूट अकाउंट से लॉगिन नहीं करना है। रूट अकाउंट से आप सिर्फ तभी लॉगिन करोगे जब आपको ईमेल आएगी कि आपका इतना बिल जनरेट हुआ है, या मंथली जो बिलिंग आपको देखनी है, ठीक है, तो सिर्फ उसी के लिए आप रूट अकाउंट यूज़ करोगे और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करोगे। जब आपका एडमिन यूज़र बन जाएगा और उसके ऊपर आपने परमिशंस लगा दिए हैं एडमिनिस्ट्रेटर के, फिर जाकर आप ये वाला काम भी कर लोगे, असाइंड एमएफए डिवाइस। ये दूसरा टास्क हुआ। तीसरा टास्क ये हुआ कि जो काम आप यहाँ से कर रहे हो कंसोल से, ठीक है, तो आपके पास जो एडमिन यूज़र है, उस एडमिन यूज़र का आप एक्सेस की, सीक्रेट एक्सेस की अपने पास रखोगे। फिर AWS CLI इंस्टॉल करोगे अपने लैपटॉप में। किसी भी OS में AWS CLI इंस्टॉल किया जा सकता है, ठीक है। आप विंडोज़ हो, चाहे मैक हो या उबंटू हो, किसी में भी कर सकते हो। जहाँ पर लिखोगे ना हाउ टू इंस्टॉल AWS CLI इन विंडोज़, जो सभी विंडोज़ होगा ना, तो इसकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी है AWS की। देखो ये डायरेक्ट AWS की डॉक्यूमेंटेशन पे ले जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। इट्स वेरी इजी। 4 कमांडें ही चलानी है, या फिर हो सकता है कि आपको उतनी कमांड भी ना चलानी पड़े। MSI इंस्टॉलर है, डायरेक्ट MSI चलाओ और एग्जीक्यूट हो जाएगा और चल जाएगी आपकी। ठीक है, तो हमें ना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के हमें CLI पे बहुत सारा काम करना है। AWS CLI के ऊपर में हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। और मार्केट में भी CLI वाले लोग को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है ना, तो उसके हिसाब से भी हमें देखना होगा ना, तो इसीलिए हमें ये करना है, ठीक है। कोई और क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है इसमें, तो आप लोग पूछ सकते हो। ये आज की क्लास मैं ओवर हो इसको गई है। क्लोज कर दूंगा, तो अभी कुछ और आप लोग के पास है इसके रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हो। तो अभी जो आपने क्वेश्चन जो करने के बताए वो हाँ, अभी मैं एक रिटर्न में काम मेल करता हूँ करोगे ना, ना? मैं मेल करूँ या फिर ये कर देता हूँ। ये वाले पे ना आप सबको एक्सेस है, ठीक है। यहाँ पे हम्म, यहीं पे मैं अब वो टास्क डाल देता हूँ, है ना, जो आप लोगों को करना है, ठीक है। हाँ, आइए हम लिखते हैं। ठीक है, ये 3 काम ही करने हैं आपको, और ज़्यादा नहीं करना है। अभी तो नहीं, लेकिन जब हम थोड़ा सा इसमें और AWS को एंड टू एंड कर चुके होंगे, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके पास 2 अकाउंट हैं, है ना, जो कि मोस्टली होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, मोर देन एक अकाउंट होते हैं, तो विदाउट यूजर क्रिएशन, ऐसा नहीं कि मतलब अगर कोई यूज़र वन या फिर एडमिन यूज़र जो है, ये मुझे सारे अकाउंट में क्रिएट ना करने पड़े, एक ही अकाउंट में क्रिएट करने पड़े, और एक ही अकाउंट से मैं क्या कर सकता हूँ कि सारे अकाउंट्स में लॉगिन कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो होती है रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। जैसे कि मैं इस अकाउंट में लॉगिन कर सकता हूँ
है ना, वहाँ पर बगैर गए हुए, मतलब वहाँ पर मेरा यूज़र नहीं होगा एडमिन, फिर भी मैं वहाँ पर लॉगिन कर सकता हूँ। तो वो हम देखेंगे कि वो कैसे होता है। अभी नहीं, अभी अगर हम करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है। तो अभी हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, लेकिन हम उसको भी यूज़ करेंगे। हम देखेंगे कि दो अकाउंट्स के बीच में आपस में कैसे भी बात कर सकते हैं, इस अकाउंट का यूज़र दूसरे अकाउंट में सर्विसेज को कैसे प्रोविज़न कर सकता है। ठीक है, तो उसको रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, तो वो भी हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो इसमें भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न है आप लोगों को तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं इस कॉल को ड्रॉप क्वेश्चन कर था दूंगा। हाँ हाँ। एमएफए रिलेटेड। एमएफए रिलेटेड, एमएफए जो है सिर्फ एडब्ल्यूएस लॉगिन के लिए है, ये बेसिकली मशीन एमएफए लॉगिन का के लिए यूज ना होता है? जो है ना, वो एडब्ल्यूएस में उसको बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ना, वो इसमें सपोर्ट राइट। करता है कंसोल के लिए। ठीक है, सीएलआई में एमएफए नहीं है। ये मेन पेज जो एक्सेस है, ये हाँ मेन पेज जो हाँ एक्सेस है, हाँ हाँ। ये अभी अगर एडब्ल्यूएस मैं आपको मेन पेज। दिखाऊं तो मेरा एक रूट अकाउंट है, उसमें एमएफए इनेबल्ड है, तो शायद अगर यहाँ पर हो। अच्छा एक क्वेश्चन पूछना था, अभी आप कह रहे हो सीएलआई में हाँ एमएफए हाँ नहीं है, मैंने एमएफए किया हुआ है। ठीक है, अब आज मैं जैसे सीएलआई वाला काम करूंगा, टास्क करूंगा, तो एमएफए नहीं वहां नहीं, पे वहाँ यूज पर आपको होगा या एमएफए की उसका कोई जरूरत नहीं यूज ही नहीं पड़ेगी। होगा? सीएलआई वाले में। नहीं पड़ेगी। अच्छा, देखो, सीएलआई उसमें वाले में भी नहीं इनेबल होगा। करने का एक अलग वे है, लेकिन अभी उस वे में मत जाओ। उसमें भी आप अगर चाहो तो एमएफए इनेबल कर सकते हो, ताकि वो सीएलआई के ओके। थ्रू करे, लेकिन अभी उसमें मत जाओ। अभी उसमें जाओगे तो बेकार में आप अपना समय वेस्ट कर लोगे। मान लो आपने अभी जैसे ठीक है, ठीक है। पूछा ना कि मैंने एमएफए इनेबल कर रखा है अपने अकाउंट में, और वहाँ पे जब मैं लिस्ट कमांड चलाता हूँ तो क्या वहाँ पर वो पूछेगा या नहीं पूछेगा? तो अभी फिलहाल वो नहीं पूछेगा आपसे एमएफए के लिए। हाँ। उसका एक अलग मेथड है उसको इनेबल करने का। अभी जैसे देखो, मैंने इस अकाउंट में ना एमएफए इनेबल कर रखा है, ये मेरे रूट का यूज़र आईडी पासवर्ड है। तो आप यहाँ पे देखोगे, जब मैंने पासवर्ड डाला ना, तो ये मुझसे पूछ रहा है एमएफए कोड डालो। जब तक मैं एमएफए कोड नहीं डालूंगा ये मुझे इंटर नहीं करने देगा, है ना। तो ये एक लेवल का अलग से सिक्योरिटी हो गया आपके अकाउंट में, कि आपका अकाउंट में अगर मान लो यूज़र आईडी पासवर्ड चला भी गया किसी के पास, है ना, तो वो लॉगिन नहीं कर सकता है आपके अकाउंट में जब तक वो एमएफए यहाँ पे कोड नहीं डालेगा। तो उसके पास आपका मोबाइल होना चाहिए जिसमें कि आप वो ऑटो जनरेटेड पासवर्ड जनरेट हो रहा है एवरी टाइम 6 डिजिट का, वो डालना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो आप लोग भी जब अपने उस पर्टिकुलर एडमिन यूज़र के लिए, इस एडमिन यूज़र के लिए जब आप एमएफए इनेबल करोगे ना, तो यहाँ पर इसी तरह का कंसोल पूछेगा आपसे कि एमएफए का डालो आप। जब आप डालोगे तभी आपको वो इंटर करने देगा अकाउंट में, अदरवाइज नहीं करने देगा। तो ये एक लेवल की सिक्योरिटी हो गई है, अच्छी बात है। बाकी ध्यान रखना कि अगर आप एडमिन को एडमिन जैसे यूज़र है ना, ये एडमिन यूज़र को अगर आप फुल एक्सेस दे रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने दे रखा है, तो आपकी जो क्रीडेंशियल्स है ना, सिक्योरिटी कीज, ये एक्सेस की और सेक्रेट एक्सेस की, ये कहीं पर भी आप मिसयूज मत करना, मतलब इधर उधर शेयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो शेयर हो गई तो उसके ऊपर फिर वो रिटर्न नहीं हो सकती, फिर उसको चेंज ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, या फिर यूज़र को डिलीट करना पड़ेगा आपको। कहीं भी पब्लिक में मत डालना। अगर आप पब्लिक में डाल दोगे कहीं पर, मान लो आपने पब्लिकली किसी को गिटहब पे डाल दिया, जो पब्लिक वाले डोमेन की चीज़ें हैं जैसे गिटहब हो गया, और या फिर कोई भी अदर वेबसाइट्स हो गई, तो आप, हाँ, तो आपके अकाउंट में कोई भी इंटर कर जाएगा, तो वो चीज़ नहीं करना है अपने को। ठीक है। ठीक है, तो आप लोग ये अकाउंट क्रिएशन करो, है ना, और उसमें यूज़र ऐड करो, और कल जब हम मिलेंगे तो एक बार फिर से मैं वेरीफाई कर लूँगा आप सबके पास वो अकाउंट होना चाहिए विद द यूज़र क्रिएटेड एंड AWS CLI इंस्टॉल्ड। ठीक है, फिर हम कल उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे, और एक बार हम रिवीजन भी करेंगे जो जो हमने यहाँ पर सीखा है। ठीक है।